हेलो बच्चों, टेक्निकल इशू के कारण ना आवाज़ थोड़ा दिक्कत आ रहा था, उसके कारण क्षमा चाहते हैं और स्टार्ट करते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से। और जो भी दिक्कत होगा उसको फिर से हम लोग अपलोड कर देंगे वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ये पहला क्वेश्चन था, हम लोग कर लिए थे। कुछ कुछ क्वेश्चन था जो कर लिए थे, उसको हम लोग क्या करेंगे फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो था माइक का साउंड ही गड़बड़ा गया था। तो पहला है निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जाता है। अब हमारा 3 धातु है, लिथियम हो गया और सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ये 3 धातु ये आप लोग याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसे हम किससे काट सकते हैं? चाकू से। पहला का आंसर हो जाएगा क्या? लिथियम। दूसरा नंबर है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अधातु उपधातु है। उपधातु वो होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, वही हमारा क्या होता है? उपधातु। याद रखिएगा, उपधातु में कुछ कुछ है, जैसे कि बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलिनियम और जनवेरियम। ये सब जो हमारा होता है क्या होता है? उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसबी। ये लोहा जो होता है हमारा क्या धातु होता है। कॉपर भी होता है क्या धातु, निकेल भी धातु, लेकिन ये है एंटीमनी एसबी। ये क्या होता है? उपधातु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का डी। उसके बाद बढ़ते हैं, विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक कौन है। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी किससे सबसे अच्छे से पास होता है। वो क्या हो जाएगा हमारा? चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी। क्योंकि उसका प्रतिरोधकता बहुत कम होता है, जिसके कारण उसमें जो है विद्युत धारा बहुत अच्छे से कंडक्ट हो पाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। पूछा साधारण ताप पर जो ये हमारा फास्फोरस है, इसका अनुसूत्र क्या होता है? फास्फोरस का क्या होता है बताइए? फास्फोरस का क्या हो जाएगा? P4। यहीं से तक दिक्कत है, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है धातुओं की प्रकृति क्या होती है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है धातुओं की प्रकृति क्या होती है। देखिए, जितना भी जो धातु होता है और एक होता है अधातु। धातु जितना भी होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को दान करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को दान करता है। जैसे हम कोई धातु ले लेते हैं, एक ले लेते हैं Na, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2, 8 और 1। और इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है? देखिए, इसका अष्टक पूरा हुआ है। क्या है? इसका अष्टक पूरा हुआ। जब भी किसी धातु का अष्टक पूरा रहता है तो वो क्या करता है? वो अपने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? इसमें से दान कर देगा। लेकिन जो अधातु होता है हमारा, अधातु क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिसके कारण इसका वैलेंसी क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए पूछा जाता है धातुओं की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? विद्युत धनात्मक होता है। लेकिन अधातु का पूछता तो क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 नंबर। अब पूछ रहा है, आ जाओ, ग्रेफाइट। पूछ रहा है ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक। क्या होता है ग्रेफाइट? बताओ। विद्युत का क्या होता है? जो कार्ब देखिए, आप लोग कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर पढ़े होंगे कि कार्बन का 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। उनमें से जो ग्रेफाइट होता है हमारा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसका क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक हो जाता है। 6 का क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आप लोग को याद होगा सक्रियता श्रेणी। बताइए सबसे पहले ऊपर में कौन था? पोटेशियम था। उसके बाद हाँ, इसी में हो जाएगा हमारा। देखिए सबसे पहले कौन आ जाएगा? ये आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा? के। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। पूछ रहा कौन अधातु है। देखिए, अधातु को पहचानने का ट्रिक क्या होता है और धातु को पहचानने का ट्रिक अभी ही हम लोग बात किए थे। धातु और अधातु, जिसका जो संयोजकता होता है प्लस होता है वो होता है धातु, और जिसका संयोजकता माइनस होता है वो क्या होता है हमारा? अधातु। और जो धातु होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दान करता है। और जो अधातु होता है ये अपने क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जिसमें देखिए हम लेते हैं, एक सोडियम है, सोडियम है 11, 2, 8 और 1। इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9th क्लास में
करना सीखे होंगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 और 1। देखिए कोई भी तत्व जो होता है वो अपना क्या करना चाहता है, अष्टक पुराना चाहता है। क्या पुराना चाहता है, अष्टक पुराना चाहता है। जैसे देखिए इसका तो अष्टक पूरा है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पे दान कर देता है, किसी दूसरे को दे देता है, जिसके कारण सोडियम जो होता है, सोडियम पर पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, हमारा धातु हो जाएगा। उसी तरह एल्युमिनियम का भी संयोजकता क्या होता है, +3। ये भी कैल्शियम, कैल्शियम का भी +2 होता है। जब भी +2 में संयोजकता है, प्लस में संयोजकता, वो हमारा क्या हो जाएगा, धातु। लेकिन हमको यहाँ पूछा है क्या है, अधातु। ये क्या हो जाएगा, कार्बन। कार्बन पे ही पूरा क्या है, चैप्टर है। इस पे भी नेक्स्ट वाला चैप्टर यही होगा, कार्बन तथा उसके यौगिक। और उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जितना भी ग्रुप है, अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्कायन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, वो सब सारा ग्रुप को हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। और नेक्स्ट वाला चैप्टर यही होगा, कार्बन तथा उसके यौगिक। आज हम लोग धातु और अधातु पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, वही पढ़ेंगे। पूछ रहा है किस धातु का गलनांक सबसे कम है। क्या है, किस धातु का गलनांक सबसे कम। याद रखिएगा, सोडियम जो होता है, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम का जो होता है गलनांक सबसे कम होता है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, कौन सा उपधातु है, अभी ही पिछले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा किए थे, उपधातु में कौन कौन आता है। बोरोन हो गया, बताइए कौन कौन लिखाए थे हम लोग, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ भी था, उसके बाद टेल्यू और पोलो। देखिए इसी, ये जिंक तो आपका धातु है, कैल्शियम भी धातु, जर्मेनियम, ये कार्बन भी धातु, इसका क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। देखिए यहाँ पे है जर्मेनियम। याद रख लिया, उप धातु में कौन कौन होता है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, टेलेनियम और पोलोनियम। 10 का क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 नंबर में। पूछ रहा है किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कौन कौन धातु है बताइए, कौन कौन है, 3 गो है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम। इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो कौन है इसमें से, सोडियम हमारा दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का बी। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, सबसे कम है। पूछ रहा है सक्रियता, जैसे आप लोग पढ़ेंगे, ये जो सक्रियता श्रेणी होता है, पोटेशियम। देखिए ये जो ऊपर वाला धातु होता है, ये क्या होता है कि विद्युत, मतलब कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है जो, और सबसे जो नीचे होता है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। और वो उसको आवाज कम, वो जो होता है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु पूछा है। एल्युमिनियम हमारा ऊपर है, जिंक भी ऊपर है, उससे भी नीचे लोहा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसमें क्या हो जाएगा हमारा, लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा। देखिए ये एल्युमिनियम हमारा लोहा से क्या है, ऊपर, ये तो होगा नहीं। और जिंक भी कहाँ है, लोहा से ऊपर, ये भी नहीं होगा। और मैग्नीशियम तो ऊपर में, ये भी नहीं है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। क्या होगा, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं, सब बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में कौन सा है? याद रखिएगा, एक धातु पूछता है और एक पूछता है अधातु। धातु जो होता है ना, हमेशा कमरे के ताप पर वो हमेशा ठोस अवस्था में रहता है। और अधातु जो रहता है, ये क्या होता है, ठोस और द्रव में रहता है। लेकिन इसी में अपवाद हम लोग पढ़ते हैं कि धातु में Hg, जिसको हम लोग कहते हैं मरकरी, मरकरी जिसको क्या कहते हैं पारा, ये द्रव अवस्था में, इसी से ऑब्जेक्टिव बनता है। ये धातु में आपका हो जाएगा Hg, और अधातु में क्या होता है बताइए, ब्रोमीन। क्या हो जाता है हमारा, ब्रोमीन। ये भी क्वेश्चन अभी आएगा कि अधातु कौन सा है जो द्रव अवस्था में। अभी क्या है, कमरे के ताप पे धातु जो द्रव अवस्था में, क्या हो जाएगा Hg पारा। 13 का क्या हो जाएगा ए। जब धातु पूछेगा तो Hg, जब अधातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ब्रोमीन। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है। पूछ रहा है कि कौन सा धातु है जो विद्युत का, एक ही धातु है कार्बन का अपर रूप, जो कि कार्बन का अपर रूप जो कि विद्युत का क्या होता है, सुचालक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, क्लोरीन, ये सब
क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। कार्बन का जो अपर रूप होता है ये क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। उसके बाद बढ़ते हैं, अब आ गया वही क्वेश्चन जो हम लोग अभी चर्चा किए, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, क्या पूछा आप, अधातु, क्या हो जाएगा, अधातु। इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग याद कर लेंगे, अब क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद 15 के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। अब पूछ रहा है, किसे हम धातु, किस धातु को केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखते हैं। देखिए, केरोसिन तेल के अंदर इसलिए डुबा के रखते हैं, वो जो धातु होता है हमारा ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, खुले वायु में रहेगा तो अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण वो अपने आप जलने लगता है। इसलिए उस धातु के क्या करते हैं हम लोग, केरोसिन तेल के अंदर क्या करते हैं, डुबो कर रखते हैं। उसका क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम को याद रखिएगा, हम किसको अंदर रखते हैं, केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखते हैं। 16 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। उसके बाद बढ़ते हैं 16 के बाद 17। पूछ रहा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, जो हमारे नेचर में सबसे हार्डेस्ट जो एलिमेंट है, पदार्थ है, वो कौन सा पाया जाता है, वो भी होता है कि कार्बन का ही अपर रूप है। कार्बन का ही एक रूप है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जिसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता। वो क्या हो जाएगा, डायमंड। क्या होता है, डायमंड, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रकृति में हार्ड पदार्थ पाया जाता है। 17 का हो गया हमारा डी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब आया है धातुओं की क्रियाशीलता को सही करना है। सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको तो चार्ट आना चाहिए, अगर चार्ट नहीं आएगा तो कोई सही कर ही नहीं पाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग, क्या था बोलना आप तुम लोग भी, सिल्वर हो गया, गोल्ड, यहाँ पे जिल, हाँ अब सही देखो। अब कीजिए, सोडियम, सोडियम के बाद कभी ये जिंक आएगा, ये तो नहीं होगा। सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कॉपर और जिंक में पहले दे दिया है कॉपर, और उसके बाद दिया है जिंक। जिंक तो ऊपर, यहाँ कॉपर, ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद आते हैं मैग्नीशियम, पहले दे दिया है, मैग्नीशियम कम होता है जबकि सोडियम ज़्यादा, ये भी नहीं होगा। तो उसके बाद सही क्रम दिया है, पहले सोडियम आएगा, हाँ सोडियम सही है। उसके बाद क्या आ सकता है, मैग्नीशियम आ सकता है। उसके बाद जिंक और कॉपर, देखिए जिंक और कॉपर में कौन, यहाँ जिंक है और यहाँ कॉपर है। जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, और कॉपर से ये हो जाएगा इसका 18 का डी। इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी, ये वाला लाइन पूरा याद होना चाहिए। अगर इसको अगर याद नहीं रहा, आप इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर ही नहीं पाइएगा, इसलिए इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपका चार्ट है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। पूछ रहा है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है। ये जो शुष्क बर्फ होता है यही हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का क्या हमारा हो जाएगा, 20। उसके बाद बढ़ते हैं 19 के बाद 20। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, वही जो सक्रियता श्रेणी सबसे ऊपर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, और जो सबसे नीचे होगा क्या हो जाएगा, कम। तो बताइए इसमें क्या हो, सबसे ऊपर क्या हो, पोटेशियम होता है। इसमें क्या है, पोटेशियम तो दिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में, कौन विद्युत का सुचालक है। क्या पूछ रहा है, कौन विद्युत का सुचालक है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कार्बन का अपरूप जो होता है क्या हमारा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है। 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन, अब पूछ रहा है ड्यूरेलुमिन क्या है, ड्यूरेलुमिन किस धातु का मिश्र धातु है। याद रखिएगा ये एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। क्या होता है, ये एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। 22 का क्या हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 22 के बाद 23। पूछ रहा है कि कौन सा धातु जो कि ऑक्सीजन के साथ सहयोग नहीं करता है। याद रखिएगा, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रहता है वही सब धातु होता है क्या कि ऑक्सीजन के साथ संयोग कर पाता, और जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे रहता है वो लोग अभिक्रिया नहीं कर पाता है। जैसे कि देख लीजिए आप लोग, एजी अभिक्रिया, चांदी कभी जब आप लोग कभी पहनते हैं तो उसमें कोई अभिक्रिया होता है नहीं, एयू होता है नहीं होता है।
तो ये कॉपर कर लेता है, और जिंक भी कर लेता है, और पोटेशियम भी कर लेता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? ए, जो कि क्या है, इसको क्या बोलते हैं? सोना। क्या है हमारा? गोल्ड। जो कि ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? अभिक्रिया नहीं करता। 23 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर में। पूछ रहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर किस किस पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए, लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 और 2। जब इसको हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। ये बनाता है PbO NO2 प्लस NO2 + O2। अब इसको याद रखिएगा, इसको बैलेंस कैसे किया जाता है? यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 2 4, ये क्या हो जाएगा? पूरा बैलेंस हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वियोजन ये किसका है? अभिक्रिया का है। ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका है? वियोजन। मतलब कि जब कभी एक बड़ा यौगिक टूटता है तो दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं? वियोजन। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट, याद रख लीजिएगा। अभी अभी ही आप लोग याद कर लिए, पोटेशियम नाइट्रेट को जब भी गर्म करेंगे किसका निर्माण करेगा? PbO NO2 + O2। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या निर्माण होगा? NO2 + O2। देखिए यहाँ बना है ना, NO2 + O2। इसको आज ही याद कर लेना, ये एग्जाम में आने का चांस है। 24 के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। अब फिर से वही क्वेश्चन आया है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। पूछ रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। इस बार हम लोग को अरेंज करने दिया है कहाँ पे? नीचे से दिया। कहाँ से दिया है? नीचे से। बोलिए सबसे ऊपर में कौन है? का सिल्वर। वो सिल्वर है, उसके बाद गोल्ड। अब अब हमको ऊपर से नहीं दिया है, नीचे से करने दिया है। पूछ रहा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या होगा? कॉपर होगा, Hg, Ag, Au। तो ये देखिए, ये चारों में हमको सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? ये चारों में जो सबसे ऊपर रहेगा वो क्या हो जाएगा? सबसे अधिक अभिक्रियाशील। देखिए, Hg तो नीचे है, Ag भी नीचे है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। कॉपर ये चारों में क्या होता है? सबसे ऊपर में है, यही क्या होगा? सबसे अधिक अभिक्रियाशील। क्या हो जाएगा? 25 का ए। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 25 के बाद 26। अब पूछ रहा है धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया करता है, क्या करता है? जब भी, याद रखिएगा, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है क्या बनाता है? धातु जब जल के साथ करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हाइड्रोजन गैस क्या करता है? निर्माण करता है। किसके साथ? धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस का क्या करता है? निर्माण करता है। 26 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, रासायनिक धातुओं के रासायनिक गुण और अधातु के रासायनिक गुण। और जो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग कर लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। पूछ रहा एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? देखिए, एक्वा रेजिया एक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? एक्वा रेजिया। उसमें HCl और HNO3 का हमारा क्या होता है? मिश्रण, जिसको कि 3:1। ये इतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है कि इसमें सोना को भी डालने पर क्या होता है? सोना को भी गला देता है। इसलिए क्या कहा जाता है इसको? एक्वा रेजिया। जिसके HCl और HNO3 का मिश्रण क्या होता है? 3:1। इसका आंसर क्या हो? 27 का क्या हो जाएगा? ये 27 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 27 के बाद 28 में। पूछ रहा है कि एल्युमिनियम की धातु पर जब कोई मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हमारा एनोडीकरण। और ये जो जस्तीकरण होता है, इस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वो धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, क्या है? अम्लराज कौन सा? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? H2SO4 को ही कहा जाता है अम्लराज। और अम्लराज में जो घुल जाएगा उसको क्या कहेंगे? वो इसी के बारे में पूछ रहा है। वो धातु जो अम्लराज में क्या होता है? घुल जाता है, क्या हो जाएगा? हमारा सोना। सोना क्या हो जाता है हमारा? अम्लराज में क्या होता है? घुल जाता है।
अम्लाज वही एक्वा रिजिया जो सॉल्यूशन होता है वही है। अब आया है रिएक्शन, क्या है रिएक्शन, पूछ रहा है कि जब एल्युमिनियम को Fe2O3 के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या क्या बना है Al2O3 और Fe। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया है, क्या है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो होता है लोहा से क्या होता है अधिक सक्रिय होता है, जिसके कारण ये जो एल्युमिनियम क्या क्या है लोहा को उसके जगह से हटा दिया है और उसके जगह बैठ गया, और ये जो ये लोहा को उसको क्या कर दिया हटा दिया, तो ये किसका अभिक्रिया हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा विस्थापन का, क्या हो जाएगा विस्थापन का। कोई दिक्कत है। उसके बाद आते हैं 30 के बाद 31। अब पूछ रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। देखिए याद रखिएगा, अब हम क्लास में हम लोग क्या किए, अक्रिय तत्व में कौन कौन आता है याद रखिएगा, हम लिख दे रहे हैं और इसको कॉपी में हो सके तो लिख लेना। क्या होता है, एक हीलियम होता है, न्यून होता है, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन। क्या होता है, पूछ रहा है हीलियम कैसा तत्व। देखिए अक्रिय तत्व वो होता है जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और इसके 72 कक्षा में कितना होता है अष्टक पूरा रहता है वही क्या होता है हमारा अक्रिय तत्व। उसमें कौन कौन आता है, हीलियम हो गया, न्यून हो गया, आर्गन, क्रिप्टन और रेडन और जेनन। हीलियम को HE से लिखते हैं, इसको लिखते हैं Ne, और ये क्या है आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन। इसका क्या हो जाएगा अक्रिय धातु। 31 का क्या हो जाएगा हमारा ए, इसे शून्य समूह कहा जाता है। चलिए सिलिका क्या है, सिलिका सिलिकन ही होता है हमारा सिलिकन। सिलिकन जो होता है अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा किए थे, उपधातु में कौन कौन आता है, कौन कौन आता है बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। और ये जो सिलिका क्या हो जाएगा हमारा उप धातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है उप धातु। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि आयरन जब किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जल वाष्प के साथ, तो किसका निर्माण करता है। देखिए ये जब जल वाष्प का मतलब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है Fe3O4 बनाता है। क्या बनाता है Fe3O4। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, Fe3O4। याद रखिएगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा आपका जो है भाप के साथ कौन कौन तत्व रिएक्ट करता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। किसमें पूछा था, भाप के साथ अभिक्रिया कौन करता है, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया और जिंक। ये क्या करता है भाप के साथ मतलब स्टीम के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ करता है स्टीम के साथ। और जो हमारा ऊपर सक्रियता श्रेणी में सबसे जो ऊपर वाला धातु होता है, क्या होता है जो सबसे ऊपर वाला धातु है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ करता है ठंडे जल के साथ। जैसे कि बोलिए कौन कौन है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब ठंडे जल के साथ। और आता है हमारा गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ कौन करेगा मैग्नीशियम करता है गर्म जल के साथ अभिक्रिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सब कुछ बता दिए कि ठंडा जल के साथ अभिक्रिया कौन करेगा, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा कौन करेगा, और जो भाप स्टीम के साथ अभिक्रिया, भाप स्टीम वाला पूछता है हमेशा कि 3 गो धातु है, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया और क्या लिखे हैं जिंक। ये किसके साथ का अभिक्रिया करेगा भाप के साथ। और ठंडे जल के साथ जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है, और मैग्नीशियम जो है ये हमारा गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। एक क्वेश्चन था उसके बिहाफ पे हम लोग क्या किए 3 से 4 को ऑब्जेक्टिव कर लिए। अब इससे ऑब्जेक्टिव कभी भी आएगा तो छूटेगा नहीं। और इसको क्या करो कि लिख लो कि भाप के साथ अभिक्रिया कौन कौन करेगा, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है और गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 33 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 34 में। आयनिक यौगिक क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयनिक यौगिक कौन होता है, जब एक धातु और धातु के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करता है, जब एक धातु और धातु के साथ अभिक्रिया करता है या मिलता है, वही किसका निर्माण करता है आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। इसका मतलब कि एक क्या होना चाहिए, आयनिक यौगिक में एक होना चाहिए धातु और एक होना चाहिए अधातु। और धातु अधातु पहचानने का ट्रिक क्या बताए, जिसके बाद कक्षा में पॉजिटिव रहेगा वो धातु, और ये क्या अधातु क्या होता है जिसके
नेगेटिव। अब तुम लोग अपने से पहचानो। ये देखो कार्बन क्या है हमारा, कार्बन के बाध्यता कक्षा में अधातु है, और हाइड्रोजन भी हमारा क्या है, अधातु है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि आयनिक यौगिक होने के लिए क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए हमारा धातु और एक होना चाहिए अधातु। कार्बन तो हमारा अधातु, ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो जाता है अधातु, ऑक्सीजन भी हमारा क्या है अधातु, ये भी नहीं होगा। NH3 ये क्या है, ये भी नहीं होगा कि ये धातु अधातु का ये नहीं बना। लेकिन इसमें आप देखो अब क्या है CaCl2, देखो ये कैल्शियम है, क्या है कैल्शियम 2 8, इसका 20 होता है ना परमाणु संख्या, 8 8 2 10 8 18 2, इसका संयोजकता क्या प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा धातु। अभी आ जाओ क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है परमाणु संख्या 17, तो ये क्या हो जाएगा 2 8 और 7, और इसका 7 है। ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ग्रहण करता है, माइनस हो जाता है नेगेटिव। तो ये देखो यहाँ पे पेयर बन गया, एक का कैल्शियम क्या हो गया हमारा धातु, और ये क्लोरीन क्या हो गया और धातु। तो ये क्या हो जाए आयनिक यौगिक में कौन कौन आएगा, एक धातु होना चाहिए और दूसरा क्या हो जाना चाहिए अधातु। और लेकिन जब हम लोग कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कहाँ पे कार्बन वाला चैप्टर सहसंयोजक, क्या पढ़ेंगे सहसंयोजक यौगिक, क्या पढ़ेंगे सहसंयोजक यौगिक। उसमें क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करता है साझा कर लेता है, क्या करता है साझा। जैसे कि ये आप लोग पढ़ेंगे CH4, इसमें क्या करता है इसका संयोजकता रहता है हमारा 4। ये क्या करता है कि कार्बन को चाहिए अष्टक पुराने के लिए 8, ये अपना 4 गो आदमी हाइड्रोजन के साथ क्या करता है दोस्ती करता है, क्या करता है 4 गो हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करता है। इस तरह से क्या कर लेता है इसका ये तो अष्टक नहीं पुराता, ये ड्यूप्लेट पुराता है, इसका इसमें हो गया, इसमें हो गया, और ये क्या हो गया इसमें इसमें बना लेता है। और ये वाला कार्बन ये, और ये वाला इसके साथ ये इसके साथ बना लेता है, और ये कार्बन 4 और इसके साथ लेके अपना अष्टक पूरा लेता है। मतलब कि संयोजक यौगिक में क्या होगा, संयोजक यौगिक में क्या होगा दोनों ही क्या हो जाएगा अधातु ही रहता है। लेकिन आयनिक यौगिक में क्या होगा एक धातु होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए अधातु। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे पहचानेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का अगला भी बना के पूछ सकता है। बताओ NaCl पूछेगा क्या आयनिक यौगिक है कि सहसंयोजक है, बताइए NaCl क्या होगा आयनिक यौगिक होगा कि सहसंयोजक होगा, क्या हो जाएगा क्योंकि देखिए सोडियम, सोडियम क्या होता है सोडियम का परमाणु संख्या 11, 2 8 और 1। ये देखिए ये क्या करता है एक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मतलब कि दान कर देगा, तो प्लस में आएगा, सोडियम क्या हो गया धातु हो गया। और जो ये क्लोरीन, क्लोरीन क्या है अधातु, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना क्या बनाएगा ये क्या बना लेगा आयनिक यौगिक बना लेगा, क्या हो जाएगा अधातु। और धातु और अधातु जब भी मिलेगा क्या होगा आयनिक यौगिक। और जब दोनों अधातु ही रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा सहसंयोजक यौगिक। 34 के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में। अभी ही हम लोग बात किए थे, जब भी याद रखना कि इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं ट्रांसफर, स्थानांतरण को क्या कहते हैं ट्रांसफर। जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जब भी कोई यौगिक बनता है उसको क्या कहते हैं विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक, क्या कहते हैं विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक। और जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनता है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन का साझा करके, जैसे अभी बताए थे CH क्या किसका बताए थे CH4, ये क्या है साझा करके बनता है। और ये क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, क्या करता है ट्रांसफर। जब भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से बनेगा तो क्या होगा विद्युत संयोजी आयनिक यौगिक। और जब भी साझा करने से बनेगा तो वो क्या हो जाएगा सहसंयोजी। 35 का क्या हो जाएगा हमारा B। उसके बाद बढ़ते हैं हम 35 के बाद क्या है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। देखिए याद रखिएगा विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो होता है किस पर होता है कैथोड पर कि एनोड पर। पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होगा और पॉजिट्रॉन किस पर मुक्त होगा। इलेक्ट्रॉन जब भी मुक्त होता है वो किस पर होता है बताइए आप लोग को आता है किसी को। जो ये जो होता है हमेरा हमेशा इलेक्ट्रॉन जो हमेशा किस पर होगा मुक्त एनोड पर। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा किस पर मुक्त होता है एनोड पर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है एनोड पर। उसके बाद पूछा है क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने
क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो आप बना लीजिए क्या है, क्लोरीन है, ये हो गया। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। सबसे पहला कक्षा क्या, K L M, 2 और 8 और 60, 17 है ना, 2, 8 और 60। पूछा इलेक्ट्रॉन का 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए ये सबसे बड़ी 72 कक्षा हो गया, इसमें कितना है 60, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60। अगर मान चलिए यहीं पे आपका पूछता क्लोरीन का संयोजकता है तो कैसे निकालते? देखिए कोई भी होता है जो तत्व होता है वो अपना क्या करना चाहता है, अष्टक पुराना चाहता है। क्या करना चाहता है? अष्टक पुराने के लिए बताओ, 60 को किसी को देना आसान है कि किसी से एक लेके अष्टक पुरा ले? हाँ, जब भी कभी हम किसी से लेंगे क्या करेंगे, लेंगे तो उस पर चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। इसका 60 है, अष्टक पुराना एक लेंगे तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, -1। क्लोरीन का संयोजकता कितना हो जाएगा, -1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अभी आएगा कि संयोजकता किसका पॉजिटिव नेगेटिव पूछ देता है, कि कैल्शियम का बहुत बार पूछा है, मैग्नीशियम का पूछा है, किसका प्लस है माइनस है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। सोडियम की परमाणु संख्या बताओ, ये कितना आसान क्वेश्चन है। पूछा हुआ है सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11। और पूछेगा 14 नंबर में कौन है, तो क्या होगा बताइए, 14 नंबर में कौन सा तत्व होता है बताइए। और 17 नंबर में अभी तो क्या हो गया, क्लोरीन बी, ये क्या होता है, कैल्शियम। 14 नंबर में कौन होता है, सिलिकॉन नहीं होता है, सिलिकॉन नहीं रे, सल्फर। क्या होता है बताओ, क्या होता है, सल्फर होता है 14 नंबर में। चलो उसके बाद बढ़ते हैं 39। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, लॉस ऑफ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो क्या होता है, धातु ही अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। क्योंकि इसके बाध्यम कक्षा में अष्टक पूरा रहता है, और ये क्या करता है, और जो एक्स्ट्रा बचा रहता है, कि जो +1 +2 और +3, ये क्या करता है, इसका तो पहले से अष्टक क्या रहता है, पूरा रहता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग कर देता है। तो क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 जब भी रहेगा वो धातु हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, धातु। भरते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। ऑक्सीजन की संयोजकता, फिर से आ गया ना क्वेश्चन, ऑक्सीजन की संयोजकता निकाल ले। और कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। ऑक्सीजन का सबसे पहले परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है परमाणु संख्या। K L N, 2 और 6। बताइए, अपना अष्टक पुराने के लिए 6 को किसी को देना है आसान रहेगा, या किसी से 2 लेगा। और जब भी कभी 2 लेगा तो जब भी लेने का बात आता है क्या हो जाएगा, -2। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या, ये माइनस नहीं लिखना, ये डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है, इसका क्या हो जाएगा 2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा है सोने की परमाणु संख्या, सोने का परमाणु संख्या कितना कितना होता है, क्या होता है, हाँ सोना, सोना को क्या बोलते हैं, AU। इसका क्या होता है, 79 इसका परमाणु संख्या होता है। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है, गंधक सल्फर को बोला जाता है, गंधक किसको बोला जाता है, सल्फर को। क्या डायरेक्ट अगर सल्फर दे दिया रहता ऑप्शन, मतलब क्या पूछता, सल्फर की परमाणु सब तो मार देता, लेकिन गंधक को ही क्या कहा जाता है, सल्फर। और सल्फर के परमाणु संख्या कितना होता है, सल्फर का कितना होता है, 16 होता है रे। 14 में क्या होता है, क्या होता है बताओ, 16 ही होता है। तुम लोग क्या याद कर रहा है, क्लोरीन तुम 17 में है, 15 में है फास्फोरस। उसके बाद आते हैं 43। लोहे का परमाणु संख्या, आयरन, क्या है, आयरन, Fe कितना होता है, 26 नंबर में क्या होता है, 20, Fe 26। 43 के बाद आते हैं, कौन सा अधातु है, क्या है, और धातु, बताइए कौन होगा, कॉपर, फास्फोरस, Fe, Ne। अधातु हम क्या बताएं, जिसका संयोजकता क्या होता है, ऋणात्मक, 5, 6, 7। ये जो फास्फोरस इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 15, 2, 8 और
5, और इसका संयोजकता कितना होगा 5, किसी से 3 लेगा तभी अपना अष्टक पूरा आएगा। क्या होगा, जब भी कभी लेता है तो उसको क्या कहते हैं, अधातु। क्या कहते हैं, अधातु। इसका क्या हो जाएगा हमारा फास्फोरस। ये कॉपर तो धातु होता है, लोहा भी तो धातु, निकेल ये सब धातु है। ये जो हमारा फास्फोरस क्या होगा, और धातु। 44 के बाद आते हैं कैल्शियम। आ गया कैल्शियम। कैल्शियम कितना नंबर पर, कैल्शियम होता है हमारा 20 नंबर पे। क्या होता है 20 नंबर पर। क्या आता है कैल्शियम कितने नंबर पर हमारा 20 नंबर। 45। अब पूछ रहा है कि निम्न में से किसके कारण सामान्य नमक जो NaCl होता है, क्या होता है NaCl, क्या है NaCl का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। NaCl जो होता है क्या होता है हमारा आयनिक यौगिक होता है। क्या होता है आयनिक यौगिक का प्रॉपर्टी होता है हमारा, ये जो जब भी हमारा सॉलिड स्टेट में रहेगा क्या होता है, ठोस अवस्था में जो रहता है ना, ये विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक नहीं करता है। लेकिन जब इसको हम जल में मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, जलीय विलयन या मोल्टेन स्टेट जिसको बोलते हैं, इसमें क्या करता है कि जलीय विलयन में विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं होता है, इसका रीजन है आप लोग जान लीजिए। जो NaCl होता है ये अपने आयन का क्या होता है कि पृथक्करण नहीं करता, और जल में घुल जाने के Na+ और क्लोरीन माइनस में टूट जाता है, जिसके कारण आयन बिखर गया। और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए चाहिए आयन, और जब तक आयन नहीं रहेगा तो विद्युत धारा का क्या होगा, प्रभाव नहीं होगा। और जलीय विलयन में क्या होता है कि आयन टूट जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण, और यही जल में क्या होता है, मूव करने लगता है। इसी मूवमेंट के कारण क्या होता है, NaCl का जो जलीय विलयन होता है विद्युत का क्या करने लगता है, सुचालक करने लगता है। देखिए अब इसका ऑप्शन पढ़िएगा बढ़िया से। केवल ऋणायन की गति के लिए, देखिए विद्युत का सुचालक होने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलना चाहिए, वो नहीं है। धनायन और ऋणायन दोनों की विपरीत आवेश की गति करने के, यही हम बताए थे अभी। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, जल में मिल जाता है, जिसके कारण वो मूवमेंट करने लगता है, और इसी मूवमेंट के कारण NaCl का जो जलीय विलयन है विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। इसका क्या हो जाए 46 का B। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारा एक्सप्लेन भी कर दी। सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है, बताइए कितना होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा। NO3PO4। सोडियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है Na3PO4। 47 का क्या होगा हमारा B। उसके बाद बढ़ते हैं 47 के बाद 48। अब पूछा है पारे का अयस्क, पूछ रहा है कि पारे का अयस्क कौन कौन है। आप लोग को क्लास में पढ़ाए थे, लोहा का अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क, जिंक का अयस्क, कॉपर का अयस्क। अब आया है किसका, पारे का अयस्क। एक ही रहता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और NCERT बुक में भी दिया रहता है, सिना बार। पारे का जो अयस्क होता है सिने, पारे का अयस्क कौन सा है, सिने बार। और याद रखिए बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये हमारा एल्युमिनियम का है। हेमेटाइट लोहा, मैग्नेटाइट भी लोहा का है। लेकिन जो पारे का अयस्क कौन सा है, सिने बार। और बताइए लोहा का अयस्क क्या क्या पढ़ाए थे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडर। एल्युमिनियम क्या क्या बताए थे, एल्युमिनियम का जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्या होता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट। उसके बाद क्या था, कोरंडम, करायोलाइट। जिंक का क्या था, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन और जिंकाइट, ये सब था। सारा कॉपी में लिखा होगा, जाके घर में याद कर लेना। बॉक्साइट किस धातु का है, किसका है, बॉक्साइट किस धातु का, अभी तुरंत बताए। बॉक्साइट जो होता है हमारा एल्युमिनियम का है। किसका है, बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम। 40 के बाद 49 के बाद आप लोग हम लोग पहुंच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 50। जस्ता का, जस्ता का क्या क्या है इसके बताते हैं, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट। क्या था, लिख लीजिए। पूछता है जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और क्या होता है, जिंकाइट। सारा सब सब्जी कॉपी में पढ़ाया हुआ है। जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट। इसमें क्या क्या दिया, जिंक जस्ता का, जिंक ब्लेड, ये क्या हो जाएगा, जिंक। अभी सिनेबार किसका बताए थे, Hg का, बॉक्साइट, कोरंडम, NaCl, ये तो यौगिक हो गया। यानी इसका क्या हो जाएगा, जिस्ता का, जिंक ब्लेड। क्या क्या है, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट। जस्ता का इसका जिंक ब्लेड आ गया तुरंत, जाओ कभी। जस्ता का फिर से आएगा, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट। अभी चर्चा किए, किसका हो जाएगा, जिंक का।
उसके बाद आते हैं क्यूप्राइट। रुकिए उन लोग को जान। क्यूप्राइट, क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क? क्यूप्राइट जो होता है हमारा कॉपर का अयस्क है। क्या है? क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क है। 52 के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। मिश्र धातु जिसमें CuSN, CuSN किसका है? सोल्डर का मिश्रण होता है। किसका होता है? सोल्डर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 का यही। हाँ, CuSN। आज इतना ही रहने देते हैं। 53 क्वेश्चन मैक्सिमम है, बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग इसी को एक बार क्या कीजिएगा, घर जाके रिवीजन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में जो आएंगे और जो भी क्वेश्चन बचा है, इसमें कम से कम 70-75 के आसपास क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में। और वो सबको क्वेश्चन को करके, और जो हमारा नेक्स्ट का चैप्टर है कार्बन, क्या है हमारा? कार्बन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है। और इसमें वीवीआई और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत ही सारा क्वेश्चन है जो कि इससे पूछा जाता है। जैसे कि आपका हो गया सारा फंक्शनल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करेंगे आप लोग नेक्स्ट वाले जब भी वीडियो लेक्चर होगा उसमें करवाएंगे। और धातु अधातु का जो भी बचा रहेगा ऑब्जेक्टिव, आज तो हम कहाँ तक किए? 53 तक कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में धातु अधातु को खत्म करके हम लोग कार्बन तथा उसके यौगिक को कर लेंगे। चलिए खत्म करते हैं, आज इतना ही है। बंद कर दें।